हेलो एवरीवन। तो स्काई गोल्ड का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। प्लान था इसको पीएन गडगिल के साथ में डिस्कस करने का, लेकिन ये वाला जो कॉल था कंपनी का, ये काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब पहले के कॉल्स में हम देखते थे मैनेजमेंट डिमांड पे ज्यादा बात करता है, ऑर्डर बुक पे बात कर रहा है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कस्टमर का कैसे बिहेवियर चल रहा है, आगे का गाइडेंस क्या है, इन सारी चीजों पर बात होती थी। एंड लास्ट कॉल में हमने डिस्कस किया था कि स्काई गोल्ड का FY27 तक का तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कंपनी किन चीजों पर फोकस करेगा, मैनेजमेंट का ग्रोथ पाथ क्या होने वाला है, क्लाइंट्स तो सारे बड़े क्लाइंट्स इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिए हैं, तो आगे किन चीजों पर मैनेजमेंट का फोकस होगा, टारगेट होगा। तो ये वाला जो कॉल था ना, इसमें इन्हीं सारी चीजों पे मैनेजमेंट ने बात करी है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे किस तरीके का आउटलुक लग रहा है कंपनी का। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब इन्होंने एक अपना बिजनेस का जर्नी कैसा रहा फेज वाइज, उसको इन्होंने डिफाइन किया। इनका कहना है जो फर्स्ट फेज था हमारा, उसमें हमारा टारगेट था कि एक हमारी क्रेडिबिलिटी बने, मतलब एज अ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हमारी एक क्रेडिबिलिटी बने, थोड़े से हम रिलायबल प्लेयर की तरह जाने जाए इंडस्ट्री के अंदर। एंड एक पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट ऑनबोर्ड करने का हमारा टारगेट था, क्योंकि स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला था। मतलब जो आपके छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं ना, उनको होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंपनी ज्वेलरी वगैरह सप्लाई करती थी। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग जो है वो स्टार्ट किया। फिर एक और चीज इन्होंने बहुत अच्छी बोली, एंड आप वो ऑब्जर्व भी करोगे स्काई गोल्ड की जर्नी में। इनका कहना है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में लास्ट कुछ सालों में जो भी ट्रेंड आने वाला होता है ना, उसको हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। जैसे इनका कहना है कोविड के बाद जो रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा था, हमने उसको काफी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। मतलब कोई ऐसा 1-2 साल वाला इंसिडेंट नहीं है, ये परमानेंट शिफ्ट है जो इस इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है। और वहां पे हमने जो इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ज्वेलर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया। तो आप देखोगे चाहे आपके पैन इंडिया ज्वेलर्स हो या फिर आपके जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको भी कंपनी ने ऑनबोर्ड किया। प्लस एक्सपोर्ट में भी दुबई के अंदर इन्होंने अपना सेल्स ऑफिस वहां पे बिल्ड करा। फिर कंपनी का कहना है कि हमने कैपेसिटी भी बढ़ाई। नवी मुंबई के अंदर हमने देखा कि हमको हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, अगर हमको और बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है। और अब कंपनी का थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इन्होंने नाम दिया है विजन 2030। एंड जैसा हमने रिजल्ट में डिस्कस किया था ना कि गाइडेंस वगैरह इनका जो FY26 का है, FY27 का है, उसकी बहुत क्लोज कंपनी पहुंच गई है, तो इनको गाइडेंस अब बढ़ाना चाहिए। तो फाइनली इस क्वार्टर में कंपनी ने वो भी किया है। तो जैसे आप देखोगे पहले तो FY26 FY27 का अगर हम गाइडेंस देखें, उसको बढ़ाया है। इस साल कंपनी पहले 54-5500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही थी, अब इनका गाइडेंस है 6100 करोड़ का। देन नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी 8100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है, यानी कि FY26 के बेसिस पे लगभग 32% का ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं FY27 में। और FY26 में 6100 करोड़ का मतलब क्या है कि अभी 9 मंथ्स में इनके लगभग 4300 करोड़ हुए। सो 17 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी प्लान कर रही है Q4 के लिए। और क्योंकि ये गाइडेंस इन्होंने अभी बढ़ाया है, मतलब Q4 आपका एक महीना चला गया, इसका मतलब है मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि 70-80% का ग्रोथ इनका आने वाला है फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। तो FY26 का भी गाइडेंस बढ़ा दिया, और FY27 का गाइडेंस जो पहले 7600 करोड़ था उसको भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया। इन्होंने कॉन कॉल में भी बोला कि आप देखोगे हमने टाइम टू टाइम जब भी मार्केट को गाइडेंस दिया है ना, उसको अचीव करने से पहले ही हमको उस गाइडेंस को बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि बहुत फास्ट हम उस गाइडेंस के क्लोज पहुंच जाते हैं, तो हमको गाइडेंस को रिवाइज करना पड़ता है। सेम इन्होंने इस बार भी किया है। फिर अगले 4 साल का भी एक इन्होंने रोड मैप दिया है कि टिल FY2030 मैनेजमेंट किन चीजों पे फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले गाइडेंस इन्होंने रेवेन्यू का दिया है 18,000 से 19,000 करोड़, यानी कि FY26 में जो इनका रेवेन्यू होगा उसको कंपनी 3 टाइम ग्रो करने को देख रही है नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर, 18,000 से 19,000 करोड़। प्लस पैट मार्जिन, जो हालांकि अभी तो इनका Q3 Q4 में Q2 Q3 में बहुत अच्छे पैट मार्जिन आए हैं 4.5-4.6%, लेकिन इन्होंने गाइडेंस दिया FY27 तक का 4.25% का। नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर कंपनी कह रही है 5.25% का पैट मार्जिन हो जाएगा, यानी कंजर्वेटिव गाइडेंस है, लेकिन उसमें भी गाइडेंस को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट 4 इयर्स में 100 बेसिस पॉइंट से पैट मार्जिन कंपनी का बढ़ेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेज 1 और फेज 2 में मैनेजमेंट का फोकस था ग्रोथ के ऊपर, कि हमको किसी भी तरीके से क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है, अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करनी है, सारे बड़े छोटे जो रिटेलर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करना है। अब ये वाला जो फेज है, ये जो 2030 तक का जो इनका विजन है, इसमें आप कॉन कॉल भी सुनोगे ना, इसमें मैनेजमेंट ने ज्यादा फोकस किया है क्वालिटी के ऊपर। मतलब ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ग्रोथ टारगेट रहेगा अभी भी, लेकिन क्वालिटी को प्रायोरिटी दिया है इन्होंने। तो जैसे आप देखोगे मैनेजमेंट ने बात करी है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, हमने रिजल्ट में भी डिस्कशन किया था कि हमारे लिए, मेरे लिए एज अ शेयर होल्डर ज्यादा मैटर ये करता है कि स्काई गोल्ड कैसे अपने वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करता है, कैश फ्लो पॉजिटिव की जो जर्नी है, जो गाइडेंस है, उस तक वो कैसे पहुंचते हैं। तो यहां पे आप देखोगे इन्होंने कॉन कॉल में और इस पूरे पीपीटी में भी ज्यादा फोकस करा है कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल पे। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, 2030 तक
हमारा जो कैश फ्लो टू पैट का जो कन्वर्जन है ना, वो 20% प्लस हो जाएगा। मतलब जितना भी हम पैट बनाएंगे उसको 20% कैश फ्लो में कन्वर्ट होगा। अब ये थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये सीएफओ अपॉन पैट बोला है, कॉन कॉल में इन्होंने आई थिंक इबिट्टा अपॉन सीएफओ बोला है। बट कहने का मतलब क्या है कि इंटेंट मैनेजमेंट का क्लियर है कि क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में सिर्फ ग्रोथ को वो चेज करते थे, इस फेज में इनका टारगेट है कि ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ बनाना है, कि ऐसा नहीं कि हर थोड़े टाइम के बाद हमको डेट रेज करना पड़े या फिर इक्विटी फंडिंग के लिए जाना पड़े। उस चीज को छोड़ करके शेयर होल्डर्स के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करनी है। प्लस रोसी भी आपका बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा, तो आपका जो रोसी अभी 21-22% है, मैनेजमेंट ये 27% प्लस टारगेट कर रहा है FY 2030 तक। तो ये ओवरऑल इन्होंने गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। फिर इसके अलावा मैनेजमेंट का कहना है, जैसे हमने वो डिस्कस किया कि काफी चीजें ये चेंज करने को देख रहे हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पार्ट पे भी 2 चीजें ये कर रहे हैं। एक तो कोई फॉरेन ऑडिटर है, इनका कहना है उसको हम एज एन इंटरनल ऑडिटर अपना अपॉइंट करने FY 27 के स्टार्टिंग से, मतलब 1 अप्रैल से वो इनके इंटरनल ऑडिटर बन जाएंगे। मतलब एक तरीके से मार्केट को बताने के लिए कि हमारी जो अकाउंटिंग है, हमारे जो नंबर्स हैं वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। दूसरा, जो इनके प्रोमोटर्स हैं, 3 ब्रदर हैं जो ये कंपनी को रन करते हैं, मंगेश चौहान है, दर्शन चौहान है एंड एक आई थिंक महेंद्र चौहान है, ये तीनों इस बिजनेस को रन करते हैं अभी। सो इनका जो इनकम वाला पार्ट है ना, अभी तक तो सैलरी के बेसिस पे होता था, कंपनी ने अपना जो प्रोमोटर का जो इनकम है उसको चेंज कर दिया, सैलरी स्ट्रक्चर से उसको डिविडेंड स्ट्रक्चर पे कर दिया है। मतलब कहने का क्या है कि आगे चल के इनका एक तरीके से मार्केट को ये मैसेज है कि हमारा जो प्रोमोटर है और जो शेयर होल्डर है, दोनों के बेनिफिट को हमने अलाइन कर दिया है। अगर कंपनी कैश बनाएगी तभी वो डिविडेंड देगी, और तभी हमारे जो प्रोमोटर्स हैं वो उनको भी अर्निंग जाएगा, उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें कंपनी करी है। बेसिकली एक ये बताने के लिए हम प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी से आगे बढ़ के एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी कैसे होती है उस रोड मैप की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जैसे लास्ट ईयर आप देखोगे इन्होंने काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड को भी हायर किया था। जैसे सेल्स हेड इन्होंने हायर किया, ऑपरेशन के लिए एक पर्सन लेकर के आए थे जिनको 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टाइटन में उन्होंने काम किया है। फिर सीएफओ को इन्होंने अपॉइंट किया था ताकि कंपनी के वर्किंग कैपिटल को वो काम करे। तो उन्होंने भी काफी अच्छी कमेंट्री दी पूरे कॉल के अंदर। जैसे जो इनके ये ऑपरेशन वाला पूरा पार्ट देखते हैं, उनका कहना है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, वो एक तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको देता है, क्योंकि काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करी है पिछले कुछ टाइम में। जैसे ये आपका 3D प्रिंटिंग हो गया, लेजर कटिंग हो गया, आपका वो स्टैंपिंग हो गया, जिससे हमारा गोल्ड वेस्टेज बढ़ता है और हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो गया है। इन सब चीजों की वजह से हम जो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं, जो भी ऑर्डर वगैरह आता है, वो 20 से 30% फास्ट करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में। प्लस हमारा जो गोल्ड वेस्ट है वो पहले 1.5% होता था, यानी जितना भी हम गोल्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें से 1.5% हमारा गोल्ड वेस्ट होता था। अब उसको, क्योंकि ये सारी चीजें हमने इंप्रूव करी है, तो हमारा गोल्ड वेस्टेज 0.5 से 0.6% हो गया है। तो उस पर हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। फिर जो सीएफओ है, उन्होंने एक पूरा वो जर्नी बताया कि वर्किंग कैपिटल कैसे इंप्रूव होगा। एक तो सबसे पहले आप देखोगे इनके ग्रॉस मार्जिन लास्ट 2-3 ईयर में काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। हम भी हर एक क्वार्टर में देखते हैं कि कंपनी के बिट्टा मार्जिन धीरे धीरे कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं। 5-4% के बिट्टा मार्जिन होते थे, अब आप देखोगे 7% के बिट्टा मार्जिन कंसिस्टेंटली कंपनी रिपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट पैट मार्जिन भी 4.5-4.6% आ रहा है, जबकि B2B बिजनेस है और बाकी सारे B2C जो रिटेलर्स है उनके पैट मार्जिन आप देखोगे 3.5 से 4% के बीच में होता है। अभी हमने पीएन गडगिल को डिस्कस किया था, उसके 4% पैट मार्जिन है। कल्याण सेनको को देखोगे उनके भी 3.5 से 4% के पैट मार्जिन है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है। कैसे हुई है? 2-3 रीजन इन्होंने बताए हैं। एक तो सबसे पहले ये गोल्ड वेस्टेज इन्होंने कम किया, पहले 1.5% होता था, अब 0.5-0.6%, तो वेस्टेज कम हुआ, मेरे मार्जिन इंप्रूव हुए। दूसरा, कंपनी का कहना है एडवांस गोल्ड मेटल जो है उसका हमारे वॉल्यूम में टोटल शेयर जो है वो 12% हो गया, पहले 7% था, इस क्वार्टर में 12% हो गया। तो एडवांस गोल्ड मेटल में क्या होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो खुद से आपको इन्वेंट्री दे रहा है, गोल्ड दे रहा है, आपको बस उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग करके क्लाइंट को देना है। यानी आपका जो कैश स्टक होता था इन्वेंट्री के अंदर वो नहीं हो रहा, और आप थोड़ा सा उसमें बस आपका कॉस्ट लगता है, तो पूरा का पूरा ग्रॉस प्रॉफिट में आपका वो ऐड होता है, तो उससे आपके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं। तीसरा, कंपनी का कहना है कि हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसका पोर्टफोलियो बढ़ा है, उसका शेयर बढ़ा है। वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि स्काई गोल्ड, इनके मैनेजमेंट का बोलना है जो भी इंडस्ट्री में ट्रेंड होता है उसको हम बहुत जल्दी पकड़ के अपना प्लानिंग एग्जीक्यूशन करने लग जाते हैं। तो सेम इनका कहना है, जैसे गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि आने वाले टाइम पे ना कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी पे हिट पड़ेगा, क्योंकि लोगों की इनकम इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो वहां पे हमारा ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। उसको देखते हुए कंपनी ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया। जैसे हम हर एक कॉल में डिस्कस करते हैं कि स्काई गोल्ड का जो पहले खुद का बिजनेस था वो एक रिटेलर का जो स्टोर होता है, एक जो रिटेल ज्वेलरी का स्टोर होता है, उसका सिर्फ 30% जो प्रोडक्ट है वही बनाता था। फिर इन्होंने 2 एक्विजिशंस करे, स्पार्कलिंग चैन, स्टार मंगलसूत्र,
तो वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 30% से बढ़ के 60% हो गया। लास्ट ईयर इन्होंने वो गन एंड गोल्ड करके जो कंपनी है उसका एक्विजिशन किया, उससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 75% हो गया। अभी रिसेंटली जो एक ऋषभ गोल्ड करके जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया, अब वो बढ़ करके 80% हो गया। तो आज के टाइम पे एक रिटेल ज्वेलरी के स्टोर के अंदर जितने भी डिजाइन प्रोडक्ट्स वगैरह जाते हैं, स्काई गोल्ड 80% मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है स्काई गोल्ड का, कि ये लाइट वेट ज्वेलरी के अंदर है। मतलब इनका अगर आप ये बजट वाइज देखोगे ना, तो 80% जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिलो 1 लाख होते हैं, 55,000, 60,000, 70,000, और जो बाकी के 20% है वो बिलो 2 लाख होते हैं। तो जो आपकी ये प्रीमियम ज्वेलरीज होती है उसके अंदर कंपनी डील नहीं करती है। ये इनका टारगेट है मास अफोर्डेबल कस्टमर्स के लिए, मतलब ज्वेलरी को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाना। और कंपनी का कहना है जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो लास्ट ईयर हमने वो QIP किया था, उससे पहले हमने फंड रेजिंग वगैरह किया था, तो सारा फोकस हमने रखा था प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। 22 कैरेट से निकल करके पिछले कुछ टाइम में हमने 18 कैरेट के अंदर एंटर किया, 14 कैरेट के अंदर एंटर किया, 9 कैरेट के अंदर एंटर किया, फिर स्टड ज्वेलरी इन्होंने बनाना शुरू किया जिसका रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में डबल हो गया था। लैब ग्रोन डायमंड के अंदर इन्होंने लास्ट ईयर एंटर किया था। तो कंपनी क्या कह रही है, आज के टाइम पे चाहे गोल्ड ज्वेलरी हो या डायमंड ज्वेलरी हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी टीम नहीं बनाती हो। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक रिटेल ज्वेलर का होता है ना कि साउथ में उसका कोई और प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, नॉर्थ में उसके कोई और प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं। तो रिटेल ज्वेलर जो है वो प्रेफर करता है ऐसे सप्लायर के साथ में काम करना जिसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, और स्पेशली जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हो तो उस मैन्युफैक्चरर के पास में वो कैपेबिलिटी हो कि वो डिजाइन को ऑप्टिमाइज करके बजट के अंदर ज्वेलरी बना करके दे पाए। जैसे आप इसी के कंपैरिजन में RBZ को देखोगे, वो एंटीक ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप देखोगे उनके वॉल्यूम ग्रो नहीं होते, उनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिटेल वाले बिजनेस से ज्यादा डिपेंड कर जाता है। जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं बीच बीच में इनकंसिस्टेंसी रहती है नंबर्स में, स्काई गोल्ड के साथ में वो सारी चीजें नहीं हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ आप देखोगे टाइम टू टाइम कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, जो गाइडेंस देते हैं उससे बेटर ही कंपनी करती है वॉल्यूम में, जबकि गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़े हैं इन्हीं सारे रीजन की वजह से। तो वही कंपनी कह रही है। और 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट हो गया, ये हमने कल भी डिस्कस किया था PN गडगिल के वीडियो में, कि रिटेल जो ज्वेलरी कंपनी जो होती है उसके 18, 14 कैरेट में ना मार्जिन बेटर होते हैं। 22 कैरेट में तो गोल्ड का कंटेंट ज्यादा है, तो वहां पे मैं डिजाइनिंग, मतलब जो इनके वो कारीगर होते हैं वो ज्यादा उनका काम रोल होता नहीं है। जो 18 कैरेट, 14 कैरेट की जो आपकी ज्वेलरीज होती है उसमें गोल्ड का कंटेंट कम है, तो बाकी सारे स्टोन्स करके यूज करके आप कैसे उसको मतलब ऐसा लुक देते हो कि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो सस्ता ले रहा है, वरना तो वो परचेज करेगा ही नहीं ना, फिर तो वो वेट करेगा कि जब गोल्ड के प्राइसेस कट होंगे या फिर मेरा बजट बढ़ेगा तब जाकर के मैं लूंगा। तो कंपनी कह रही है ये सारी कैपेबिलिटी हमने बिल्ड करी है, प्लस इनकी जो डिजाइनिंग टीम है उनको इन्होंने डबल करा है पिछले कुछ टाइम में। सो आज के टाइम पे इनका कहना है कि हर एक रिटेलर के साथ में ना हम ज्वेलरी डिजाइन को को क्रिएट करते हैं, मतलब हर एक डिजाइन टीम हर एक रिटेलर के साथ में मिली, मतलब स्पेसिफिक रिटेलर के लिए एक अलग अलग डिजाइन टीम होती है, और उनके नीड के अकॉर्डिंग, कि एग्जांपल के लिए कल्याण का नॉर्थ में कौन सा डिमांड चलेगा, कौन सी ज्वेलरी चलेगी, साउथ में किस तरीके की ज्वेलरी चलेगी, तो डिजाइन टीम इस पे काम करती है और वहां पे वो को क्रिएट करते हैं। तो जो मॉडल, जो प्रोडक्ट हम को क्रिएट करते हैं रिटेलर्स के साथ में, उसमें हमारा जो ये चर्निंग है, चर्निंग मतलब कितना जल्दी वो सेल आउट होता है उनके स्टोर्स पे, वो बहुत हाई होता है। और ऐसे डिजाइन जो हम खुद से बना करके देते हैं वो थोड़े से स्लो मूवर होते हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत टाइम के बाद सेल होते हैं। तो इस तरीके की कंपनी ने कैपेबिलिटी बिल्ड करी है। प्लस कंपनी का कहना है कि हम कस्टम सेल भी करते हैं। कस्टम सेल का मतलब क्या हुआ, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि रिटेलर के पास में कस्टमर आया जिसने कोई इमेज दिखाया कि इस तरीके का उसको डिजाइन चाहिए, यानी कि जो एक तरीके का कस्टमाइजेशन एंड कंज्यूमर की तरफ से आया है। तो कंपनी कह रही है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस तरीके के केसेस में डील नहीं करते हैं, हम वहां पे भी एंड कंज्यूमर से जो डिमांड आ रही है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं रिटेलर को। इसका वॉल्यूम कम है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होता है कि रिटेलर का और वो जो कस्टमर है उनका, उसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है, और उससे क्या होता है रिटेलर हमसे खुश हो जाता है, तो रिटेलर का वॉलेट शेयर बढ़ जाता है हमारे साथ में। तो ओवरऑल ये सारी चीजें कंपनी ने बिल्ड करी है, एंड का कहना है ये एक आप मोड बोल लो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलो, जिसकी वजह से हमने कंसिस्टेंटली ग्रो किया जबकि गोल्ड प्राइसेस काफी बड़े हैं। फिर आपका आता है वर्किंग कैपिटल का, कि आगे चल के वर्किंग कैपिटल कंपनी कैसे इंप्रूव करने को देख रही है। तो एक तो हमने मार्जिन समझ लिया, 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए। वर्किंग कैपिटल पे कंपनी का कहना है कि सबसे बड़ा रोल रहेगा हमारा एडवांस गोल्ड मेटल का। तो जैसे हमने वो पीपीटी में भी देखा, 2030 तक इनका टारगेट है कि 20% जो हमारा वॉल्यूम होगा ना पूरे प्रोडक्शन का, वो एडवांस गोल्ड मेटल में होगा। अब उसमें क्योंकि क्लाइंट खुद से हमको इन्वेंट्री दे रहा है, तो हमारा कैश तक नहीं होगा इन्वेंट्री में, हमको बस उसका मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग करके उसको वापस करना है, तो वहां से हमारा वर्किंग कैपिटल कम होगा। दूसरा, कंपनी फोकस कर रही है एक्सपोर्ट के ऊपर।
एक्सपोर्ट अभी इनके टोटल रेवेन्यू में 10 से 15% के आसपास आता है। इनका इनका कहना है कि इसको 20% तक हम मिनिमम टारगेट कर रहे हैं 2030 तक। और एक्सपोर्ट में क्या होता है, आपके जो पेमेंट टर्म्स है ना वो काफी फास्ट होते हैं, या फिर या तो आपका ऑन स्पॉट आपको पेमेंट मिल जाता है, या फिर 7 to 10 डेज के अंदर आपको वहां पे पेमेंट मिल जाता है। जबकि इंडिया में जो ये डोमेस्टिक ज्वेलर्स के साथ में काम करते हैं, यहाँ पे आपका 30-40 डेज तक का पेमेंट टर्म होता है। तो एकदम से जब एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ेगा रेवेन्यू में, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे वापस से फोकस कर रही है। जैसे इनका टारगेट है आगे चल के 30% जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल से आएगा। इंडिया के मतलब जो इनका कहना है छोटे छोटे रिटेलर्स भी है ना, हर एक सिटी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा रिटेलर होता है, जो अभी कोई अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर से ज्वेलरी परचेज करता है, उस तक हमारा पहुंचने का टारगेट है। और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मॉडल में फायदा क्या होता है कि आपको अगेन कैश अपफ्रंट मिलता है, या फिर आपको 7 डेज 10 डेज के अंदर कैश मिल जाता है। तो ये दोनों तीनों तरीकों से कंपनी का टारगेट है। वर्किंग कैपिटल डेज जो अभी हमारा 66-67 है, इसको हालांकि इन्होंने Q3 में इंप्रूव किया है, 3-4% का इंप्रूवमेंट है, लेकिन आगे चल के इसको बिलो 60 लाने का प्लान कर रही है। तो वर्किंग कैपिटल बिलो 60 होगा। इनफैक्ट इन्होंने कैश फ्लो पे अपने गाइडेंस को ना प्रीपोन किया है। पहले तो इनका कहना था कि FY27 के एंड में जाके हमारा कैश फ्लो जो है वो न्यूट्रल होगा, और फिर उसके बाद मतलब FY28 ऑनवर्ड्स वो पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। अब कंपनी कह रही है FY26 का जो एंड है, ये जो लास्ट क्वार्टर है, इसमें कंपनी का कैश फ्लो ऑलमोस्ट पॉजिटिव के आसपास होगा, और फिर FY27 के स्टार्टिंग से कंपनी का प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा कैश फ्लो पॉजिटिव की तरफ। तो थोड़ा सा इन्होंने उस गाइडेंस को प्रीपोन किया है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर जो गोल्ड के प्राइसेस अभी बढ़े हैं सडनली 1-2 महीने में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उससे डिमांड को लेकर के कैसा ये ऑन ग्राउंड चीजें देख रहे हैं। इनका कहना है कि एज यूजुअल जो इंडस्ट्री में ट्रेंड होता है, जब भी सडन स्पाइक होता है गोल्ड प्राइसेस में, जो जनवरी के फर्स्ट 10 डेज के अंदर हुआ था, तो वहां पे फुटफॉल जो है ना वो थोड़ा सा रुक जाता है। ये हमने जनवरी में देखा था। लेकिन लास्ट कुछ टाइम में क्योंकि 15% के आसपास प्राइसेस कट हो गए हैं, तो इन्होंने वर्ड भी यूज किया कि रश, वापस से हम रश देख रहे हैं हमारे रिटेलर्स के अंदर। और Q4 का इन्होंने गाइडेंस ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे दिया है कि डिमांड ऑर्डर वगैरह का आउटलुक काफी अच्छा है कंपनी का। प्लस जैसा इन्होंने बोला कि हम क्योंकि बजट ज्वेलरी के अंदर काम करते हैं, 55,000 60,000 बिलो 1 लाख हमारा 80% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो हमारी ज्वेलरी जो है ना उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम एज ए मैन्युफैक्चरर और हमारे जो रिटेलर क्लाइंट्स हैं, हमारा फोकस होता है कि कैसे एक पीस के अंदर अगर हम 10 ग्राम गोल्ड यूज कर रहे हैं और अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उस 10 ग्राम को मतलब कैसे 8.5 ग्राम कर दे, 15% गोल्ड उसमें रिड्यूस कर दे, लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखे, उसका डिजाइन, उसका लुक जो है, उसकी फिनिशिंग जो है, उसको सेम वैसा ही रखे, ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो सस्ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें करके रिटेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों अपने मार्जिन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू रहता है। देन प्लस कंपनी ने ये भी बोला कि मतलब ये ना कंज्यूमर के कैटेगरी पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे 2 कैटेगरी के कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको तो ज्वेलरी परचेस करनी है, उनके लिए वो डे टू डे प्राइसेस नहीं चेक करते कि कब प्राइस बढ़ रहे हैं, कब प्राइस घट रहे हैं। उनके अगर बजट में है, मतलब क्योंकि वो ओकेजनल बायर्स हैं, जैसे कोई वेडिंग है, या फिर कोई आपका वैलेंटाइन डे है, मदर डे है, फादर डे है, इस तरीके के ओकेशंस होते हैं, उनको ज्वेलरी परचेज करनी है, तो वो ज्वेलरी परचेजर है। तो उनके लिए मैटर ये करता है कि अगर तो उनके बजट में है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा दे करके जो प्रीमियम अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं उसको परचेज कर लेते हैं। अगर उनके बजट पे इंपैक्ट पड़ा है, तो फिर वो 18 कैरेट 14 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड या फिर आपके जो स्टड ज्वेलरी होती है उसकी तरफ फोकस करते हैं, तो वो वहां से मैनेज कर लेते हैं। डे टू डे प्राइस इनका कहना है वो देखते हैं जो थोड़े से इन्वेस्टर टाइप होते हैं, जैसे जिनको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपके जो गोल्ड बुलियन होते हैं उसमें इन्वेस्टिंग करनी है, तो वो उनके लिए मैटर करता है। बाकी हमारे लिए मतलब डिमांड हमने इतने सालों से देखा नहीं है कि एकदम से इतनी ज्यादा इंपैक्ट हुई हो जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो डिमांड को लेकर के काफी पॉजिटिव है कंपनी। GML वाले पार्ट पे ये अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ने खुद ही एक्सेप्ट किया इस चीज को। इनका कहना ये है कि GML में प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे क्लाइंट से ऑर्डर आता है एकदम इमीडिएट बेसिस पे, तो हमारा टारगेट होता है कि जल्दी से जल्दी उसको ऑर्डर डिलीवर करना है। बट बैंक से कई बार ना 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है GML का अप्रूवल आने में, पेपर वर्क थोड़ा उसका लंबा होता है। तो इस वजह से अभी GML का इनका लिमिट तो इनके पास में 150 करोड़ का है, बट यूज ही अभी 80 करोड़ ही कर रहे हैं आगे का, लेकिन इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इसको 350 करोड़ तक हम लेकर के जाएंगे। देन इनका पैड मार्जिन का गाइडेंस जैसे हमने डिस्कस किया, इनको भी पूछा गया कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, क्योंकि 4.5-4.6% का पैड मार्जिन आपका ऑलरेडी है, और आपने नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस दिया है 4.25% प्लस का। सो मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हम कंजर्वेटिव हैं इस अपने गाइडेंस को लेकर के, इसको आउट परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन हमारा मिनिमम गाइडेंस इतना ही है 4.25% का। बाकी और क्या है, हाँ टाइटन का एक और इन्होंने मतलब टाइटन के पूरे वैल्यू चेन में धीरे धीरे कंपनी एंटर करती जा रही है। पहले तो टाइटन के पास था ही नहीं, इन्होंने कैरेट लेन को ऑनबोर्ड किया जो टाइटन की सब्सिडरी है। इसके बाद जो इनकी एक सब्सिडरी है स्टार मंगलसूत्र, उसमें इन्होंने तनिष्क को भी ऑनबोर्ड कर लिया। अभी आई थिंक 50 kg का वॉल्यूम आता है इनका तनिष्क से। और अभी रिसेंटली इस क्वार्टर में यूएई के अंदर एक दमास ज्वेलरी करके एक कंपनी है, वहां की वैल्यू रिटेल ज्वेलरी कंपनी है, उसको इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है। इनका कहना है हमें सिर्फ 3-4 मंथ्स हुए वहां पे यूएई के अंदर अपना सेल्स ऑफिस ओपन किए हुए, और हमने
इस बड़े क्लाइंट को ऑन बोर्ड कर लिया है। टाइटन ने उसके अंदर आई थिंक 67% का एक्विजिशन उसका कर लिया, उसके स्टेक वगैरह, तो वो टाइटन की एक तरीके से सब्सिडरी हो गई है। सो वो जो कंपनी है ना, वहां पे दुबई में 21 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बेचती है, जो कि इंडिया की जो यहाँ का जो डिमांड है, यहाँ का जो ट्रेंड है, उससे बहुत डिफरेंट है। तो वही कंपनी बता रही है कि हमारी R&D उन सारी चीजों को लेकर के ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। बाकी यूरोप के साथ में जो इंडिया इंडिया का डील हुआ है, या फिर यूएस में जो आपकी ज्वेलरी वगैरह की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी कह रही है उसको भी हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमको डिजाइन को स्टडी करना पड़ता है। तो हमारा अभी जो मेन फोकस है वो मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट में यूएई हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सारे रीजन के अंदर है। बाकी डोमेस्टिक में तो डिमांड है ही, और इंटरनेशनल वैसे भी ये सिर्फ 20% ही रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, वो भी 2030 तक। तो अभी नियर टर्म में रेवेन्यू मिक्स इनका मोटा मोटा इतना ही रहेगा। और बाकी लास्ट इनका टारगेट है कि 2030 तक हमारा जो बैलेंस शीट है उसको नेट डेट फ्री करना है। मतलब कि जो आप कैश फ्लो जनरेट करोगे उससे आप डेट रीपे करोगे, आपकी बैलेंस शीट भी और स्ट्रेंथन होगी, एंड ग्रोथ को आप ओवरऑल सेल्फ सस्टेनिंग बनाओगे। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल था स्काई गोल्ड का। मतलब एक तरीके से जो हमको चाहिए था कि नेक्स्ट 3-4 इयर्स का रोड मैप ये दे, वो इन्होंने मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में दिया है। और ज्यादा फोकस किस पे किया है? सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पे, ग्रोथ की क्वालिटी के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर नहीं भागे। कॉन कॉल भी आप सुनोगे तो मैनेजमेंट ने खुद इस चीज को बोला है कि अगर हम चाहें तो इससे भी और बेटर ग्रोथ नंबर डिलीवर कर सकते हैं नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर। मतलब मल्टीपल ग्रोथ इन्होंने बोला है कि हम डिलीवर कर सकते हैं 50-60%, जो कि अभी गाइडेंस है 30-35% का, और उसका स्कोप भी है। क्योंकि अगर आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये मार्केट शेयर देखोगे ना अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का, तो 80% है। तो वहां पे कंपनी के पास में वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब एक ये लिस्टेड प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, इनके पास में कैपिटल का एक्सेस है। और जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो आपके अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स है ना, उनका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उनको ऑर्डर डिलीवर करने में, ऑर्डर लाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो बहुत तेजी से मार्केट शेयर लूज करते हैं। तो इनके पास में वो एडवांटेज है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रायोरिटी दे रही है कैश के ऊपर, प्रायोरिटी दे रही है अपने रिटर्न रेशियोज के ऊपर, ग्रोथ की क्वालिटी के ऊपर। तो इस तरीके का इनका ओवरऑल कमेंट्री है। अब इसमें एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल हो सकता है कि अभी ये बिजनेस 50-60-70% पे ग्रो करता है, आगे जाके इन्होंने गाइडेंस दिया है 30-35% का, तो एक तरीके से ग्रोथ गाइडेंस घटाया है। बट ठीक है, मतलब ये भी पर्सपेक्टिव है। बट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मुझे पूरा कंप्लीट पिक्चर देखना है, तो मेरे लिए मैटर ये नहीं करता कि स्काई गोल्ड हमेशा 50% पे ग्रो करे। मैटर ये करता है कि अब आपका वो हाई ग्रोथ वाला फेज धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन आगे चल के आपको क्वालिटी पे तो काम करना पड़ेगा ना। मतलब कब तक हम ये एक्सक्यूज देंगे कि हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस है तो कैश फ्लो पॉजिटिव होगा ही नहीं, कभी ना कभी तो जाके आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। और फाइनली मैनेजमेंट ने वो पूरा विजन शेयर किया है। और सिर्फ मैं ग्रोथ क्यों देखूं, मतलब 30-35% छोड़ो, अगर ये बिजनेस 25-30% पे भी नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कंपाउंडिंग ग्रोथ दे रहा है, ऐसा नहीं एक साल, कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर अगले 25-30% की दे रहा है, और उसके साथ में आप पी भी तो देखोगे ना। अगर तो ये होता कि ये 80-90-70 के पी पे ट्रेड कर रहा होता और फिर एकदम से इतना ग्रोथ घट जाता, मतलब 50-60 से सीधे 30-35, तब मेरे लिए मतलब मैं थोड़ा सा वहां पे वरी होता कि यार वैल्यूएशन इतना हाई है और ग्रोथ गाइडेंस इतना घटा दिया इन्होंने। लेकिन पी इसका 22 का है, और अभी ये Q4 का रिजल्ट आएगा। सो अगर कंपनी 4% का भी पैट मार्जिन करती है तो फॉरवर्ड पी इनका 19-20 का बनता है। सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में फॉरवर्ड पी आपका 19-20 हो जाएगा, और आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है वो 25-30%, मतलब इनका गाइडेंस है 30 से 35%, लेकिन मैं 25 से 30% भी अज्यूम करूं नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे, कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, ओवरऑल बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब मुझे एज अ शेयर होल्डर इससे और ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया तो हो जाएगा, और पास्ट में इन्होंने अपने गाइडेंस अचीव किए तो 100% इस बार भी हो जाएगा, वो हमको ट्रैक करना है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंटेंट देखूं मैनेजमेंट का और इनका डायरेक्शन देखूं, किस डायरेक्शन में ये सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी है। मतलब वो काफी इनका वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ओवरऑल डील देखो वैल्यूएशन के साथ में, तो मतलब पूरे ज्वेलरी स्पेस में आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट डील है ये। बाकी हाँ, इनको ट्रैक करते रहना है, और जो आपके डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।